हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चंचल भारद्वाज आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट का क्रैश कोर्स, और वो क्रैश कोर्स जिसका एग्जाम 3 मई को होने वाला है। आपके साथ में वही सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा, वही सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वही सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाला हूं अगले 30 से 35 दिन के आसपास, जिन सब को पढ़ करके प्रीवियस ईयर्स में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर 1/180 रहा है फिजिक्स के अंदर। नीट में 180 ऑन 180 का स्कोर रहा है। क्या आप तैयार हैं फिर से 180 ऑन 180 लेने के लिए? अगर हाँ, तो आप डेली इसी टाइम यानी कि 5:30 पर आपकी लाइव क्लासेस डेली रहेंगी इस क्रैश कोर्स की। इस लाइव क्लास में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज सब करवाने वाले हैं। और आपको मिलने वाला क्या है? आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, और आपको जो भी पीवाईक्यू शीट्स होंगी वो सब आपको मिलेंगी। तो टुडे इज द वेरी फर्स्ट डे एंड वी विल डू द चैप्टर। आपको जैसा स्क्रीन पर दिख भी रहा है, वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे। जनरली एक क्वेश्चन वेक्टर से कहीं ना कहीं आ ही जाएगा नीट में। तो सबसे पहले आज की क्लास का हम लोग मैंने कैसे डिवाइड किया इस क्लास को। सबसे पहले वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए, और नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। तो बेटा, अब मैं बहुत बहुत बेसिक सा पार्ट नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सबको पता है कि वेक्टर क्या है। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है, वो है आपका बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका? तो बेटा, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो जाएगा, या जिसका यूनिटी मैग्नीट्यूड होगा, वो वेक्टर आपका क्या कहलाएगा? वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, एंड इट इज रिटन एज ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें बच्चों, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि सर, कुल मिलाकर के आप एक बात देखिए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड का तो कोई खास रोल नहीं आया। आप इस चीज को ऐसे लिख करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यूनिट वेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होगा। आप वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हो बच्चों? आप इसको लिख सकते हो मॉड इनटू ए कैप। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर के पास दो चीजें हैं। एक है उसका मैग्नीट्यूड, तो बेटा ये तो इसका मैग्नीट्यूड रहा, ये तो बच्चों इसका क्या रहा? मैग्नीट्यूड रहा। और भैया, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी बड़ी कम है, तो ये ध्यान रहे कि तैयारी आपकी कभी भी पूरी नहीं होती। एग्जाम से एक दिन पहले तक मुझे भी कोई कहे कि पेपर देना है सर आपको, तो घबराहट मुझे भी हो जाएगी। तो अब इस टाइम पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो चीजें आपने 2 साल में पढ़ी है सिर्फ उनको रिवाइज करना है और उनके पीवाईक्यूज करने हैं। फिलहाल इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, कुछ नई चीजें नहीं करने की कोशिश करना। तो बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये ए कैप है। ये ए कैप क्या चीज है? यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो अल्टीमेटली क्या बात समझ में आई मुझे? मुझे ये बात समझ में आई कि जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ये बात
ध्यान रखना है। कहीं पर भी डायरेक्शन की बात आए उसका यूनिट वेक्टर आप निकाल दें, वो यूनिट वेक्टर ही तो क्या होगा बच्चों, वो उसका डायरेक्शन होगी, वो उसकी डायरेक्शन बताएगा आपको। अब कई बार ये आ जाएगा कि सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालें किसी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के साथ ही इसको डिस्कस करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लेट अस से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। सब छोटी से छोटी चीजें आपको जो जो जरूरत पड़ेगी सब चीजें रिवाइज करवाता चलूंगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है, आपको लास्ट तक बने रहना है। वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बेटा, ध्यान रहे इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ जो भी आई कैप का कॉफिशिएंट है 2 है यहां पर उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर बेटा, के कैप का कॉफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट्स और यही इसका क्या आ जाएगा बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये इसका क्या आ गया, यही आ रहा होगा ना बेटा 9 प्लस सॉरी 14 आ गया बेटा, ये सॉरी 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 अंडर रूट ऑफ 14। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है ना, आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से इसको ठीक करने का। अंडर रूट ऑफ 14 यूनिट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मुझे इसका बेटा क्या फाइंड आउट करना है, लेट अस से कि अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर में क्या करना है, एज इट इज इसको कॉपी करेंगे डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दैट्स ऑल। कोई भी वेक्टर के अलोंग कोई डायरेक्शन निकालनी हो तो सिंपली आप उस वेक्टर का क्या कर दें बच्चों, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दें। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नेट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो पार्ट है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और बेटा आपको ये बिल्कुल ध्यान होगा कि हम जो ये अभी अभी देखिए आप पिछले वाली स्लाइड में ये मैंने आई कैप जे कैप और के कैप लिखा है, ये आई कैप जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यानी कि आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को और के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस। ये भी ध्यान रखना है आप। देखिए अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। एक तो सिंपल है कि बड़ा सिंपल सा पार्ट, एक तो बेटा आपको ऐसे दे दिया जाए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अगर आपको कोई कहे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट कीजिए तो सिंपली आई कैप में आई कैप जोड़िए, जे कैप में जे कैप जोड़िए और के कैप में के कैप जोड़िए तो क्या आएगा आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप। दिस इज द इजीएस्ट वे टू ऐड एनी वेक्टर्स। लेकिन ये फॉर्मेट आपको हमेशा गिवन हो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन मिले। जनरली क्वेश्चन कैसे मिलता है बच्चों, देखो क्वेश्चन ऐसे मिलता है, ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, एंगल है थीटा। एंगल क्या है, थीटा एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो बेटा जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। लेट अस से दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। अब आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए आप, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। अब यहां से केस बन सकता है कि सर अगर क्या हो जाए, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बात लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपके दोनों वेक्टर्स बराबर हो जाएं तो उस केस में क्या बनेगा रिजल्टेंट। उस केस में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, डायरेक्टली याद रखेंगे। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये याद रहे डायरेक्टली, अगर दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाए, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला रहेगा 2a cos थीटा बाई 2। अब एक चीज और देखिए बेटा, तो ये समझ में आ गया कि रिजल्टेंट ये हो जाएगा इन दैट केस। और इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी लिखा कि सर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिखा बेटा आपने। अब आप एक बात देखिए कि यहां से अगर क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, और बेटा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, थीटा का 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। और बेटा अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 डिग्री पर होती है। तो आर मैक्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, a प्लस बी आ गया बेटा। यानी कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, इन दैट केस उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, वो a प्लस बी आएगा बेटा। इन द सिमिलर वे अगर थीटा की वैल्यू हो जाती है कितनी, 180 डिग्री, 180 डिग्री होने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आए हो गए तो उस केस में बेटा जो आपका रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा, और वो कितना आ जाएगा, वो a माइनस बी आ जाएगा, वो रिजल्टेंट a माइनस बी आ जाएगा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो हमेशा बड़ा होगा आर मिनिमम से, लेकिन हमेशा छोटा होगा आर मैक्सिमम से। यानी कि आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी बट लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मान लो बेटा फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लें, अगर आपको ये कहा जाए कि दो फोर्सेस हैं आपके पास, एक 4 न्यूटन और एक 6 न्यूटन, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, क्या 8 न्यूटन इसका रिजल्टेंट पॉसिबल है क्या। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, आप ये देखिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 4 प्लस 6 10 न्यूटन हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों, 10 न्यूटन हो सकती है। लेकिन जो आर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो 6 माइनस 4 दैट इज 2। 2 से लेकर के 4 तक, सॉरी 2 से लेकर के 10 न्यूटन तक की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो यानी कि अगर किसी ने कहा कि 8 न्यूटन पॉसिबल है तो आप जल्दी से बता दीजिए यस 8 न्यूटन इज पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या 1 न्यूटन पॉसिबल है, नो सर, 1 न्यूटन इज नॉट पॉसिबल, 1 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज।
तो ये आर मैक्सिमम और मिनिमम का खेल हो गया कि आर मैक्स इज ए प्लस बी, आर मिनिमम इज ए माइनस बी, इन दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा। एक और चीज बेटा, एक और चीज, अगर क्या हो गया, इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहा, तो ये बात बड़े काम की आपको याद रखनी है, जो रिजल्टेंट होगा आपका, रिजल्टेंट इज ऑलवेज, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। किसके अलोंग होगा? अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बच्चों, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। क्या मतलब हुआ कि सर ये एक वेक्टर है, मान लिया ये फोर्स एफ है, एक दूसरी फोर्स एफ है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट बेटा ये आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा? ये इसके साथ थीटा बाई 2 एंगल बना रहा होगा। कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा बाई 2 एंगल बना रहा होगा। क्लियर है? तो आपको रिजल्टेंट पता लग गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या आ जाएगा बेटा? तो इन दैट केस द रिजल्टेंट विल बी 2a cos थीटा बाई 2। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, यू आर हैविंग 2 यूनिट वेक्टर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपको इस बार नीट में देखने को मिले। दो यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल बता दीजिए कितना होगा। मुझे लगता नहीं कि कुछ मुश्किल है इसके अंदर। आपको ये बात पता है कि दोनों यूनिट वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूं? 2a cos थीटा बाई 2। आपको ये बात पता है, r इज इक्वल टू बेटा क्या यूज कर लिया जाए? 2a cos थीटा बाई 2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, 2 इंटू ये 1 आ गया, cos ऑफ थीटा बाई 2। यहां से बेटा क्या आया? cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। कॉस की वैल्यू 1 बाई 2, कॉस की वैल्यू 1 बाई 2 एट एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल थीटा नहीं, थीटा बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए? थीटा बाई 2 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी बराबर आनी चाहिए? 120 डिग्री। दिस इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, उनके बीच में क्या एंगल हो ताकि रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए। तो भी आंसर क्या आना चाहिए? 120 डिग्री ही आना चाहिए उसके। तो दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का एडिशन है ये, और वो एडिशन के फॉर्मूले पता लग गए और आपको इसका स्पेशल केस पता लग गया। ओके, अब बेटा एक इसमें आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या है टॉपिक और आपका? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपसे कैसे पूछा जाता है ये समझिए आप। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे पूछा जाता है? वो पूछा जाता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका बेटा क्या है? ये आपका वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ध्यान से देखिए कि इस वेक्टर ए माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि सर ये जो आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर है ये क्या चीज है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या चीज है, ये वेक्टर बी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका बेटा जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर बी। जो बी का जो मैग्नीट्यूड था बच्चों उसी मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन ये माइनस का साइन लग गया। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू वेक्टर बी से ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेक्टर ए में किसको ऐड करना है, बी के नेगेटिव वेक्टर को। तो बी का जो नेगेटिव वेक्टर है वो तो सर ये आएगा, माइनस बी। इन दोनों का ऐड करना है, ये एंगल कितना आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। क्या आ गया बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो यानी कि अब आपको ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। तो अब इस केस में इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या आएगा वो देखिए आप। वो आएगा बेटा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो भैया जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अंडर रूट ऑफ, ये दोनों ही फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, -2ab cos थीटा बन जाए। यानी कि अब दो और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मुझे याद होने चाहिए वो ये कि सर अगर वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मॉड ऑफ ए माइनस बी। मैं ये जो चीजें लिख रहा हूं अभी, यहां से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ अभी लिखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दो फॉर्मूले ये हो चुके हैं आपके पास। अब इन्हीं का एक स्पेशल केस और क्या बेटा, वो स्पेशल केस ये, अगर क्या हो गया, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर से, यहां से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो उस केस में बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये तो हमने अभी किया था, इट विल बी इक्वल टू, बिल्कुल ये फॉर्मूला देखते ही याद आ जाना चाहिए, 2a cos थीटा बाई 2। और बेटा मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके। ये आपका एडिशन हो गया और बेटा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और उनके क्या हो गए, स्पेशल केसेस हो गए। होप आपको यहां तक की एक एक चीजें क्लियर हैं, यहां तक आपको जो चीजें बताई, अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस फॉर्मूले से बाहर नहीं बनेगा। ये जो आखिरी में ये 1 2 और जो इनका जनरल फॉर्मूला किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो बेटा, आगे नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर की बात करें, रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो बेटा किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया जाता है हमेशा, और एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वो जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, वो जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई वेक्टर ए है आपका, एंड दिस इज एंगल थीटा। तो बेटा इसको जो आप रिजॉल्व करेंगे वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसका जो एक्सिस
जो थीटा के साथ जो एक्सेस होगा उसमें तो कॉस कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा, और बेटा ये दूसरा वाला क्या आएगा आपका, साइन वाला कंपोनेंट, साइन थीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनेगा दैट विल बी द कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो ए साइन थीटा आएगा। ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अब देखो बेटा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस, यहीं से ही इन्हीं को अब 3D के अंदर रिजॉल्व जब करेंगे, जब क्या कहानी कैसी बनेगी, क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे देखिए। ये x, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। नाउ लेट अस से आपके पास कोई ये वेक्टर, वेक्टर a है भाई, ये वेक्टर a है बेटा। वेक्टर a इस x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वेक्टर ए आपका y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और वेक्टर ए आपका z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। ये x, y और z ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रहे। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द एक्टर, एंगल मेड विद द x एक्सिस, वेक्टर बीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद y एक्सिस, एंड गामा विद z। ओके, अब आप एक बात तो ये ध्यान रखिए कि अब मैं इस वेक्टर को 3 एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने वाला हूं बेटा। इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा आपका, ये एक्स कंपोनेंट है, जिसको क्या लिखा जा सकता है, ए कॉस ऑफ अल्फा। अगर इसका मैं y के अलोंग कंपोनेंट देखूं बेटा, ये क्या आएगा आपका, ए कॉस ऑफ बीटा, एंड दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए। और इसी वेक्टर का ये जो z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया बेटा, ये z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आया बेटा, ये क्या आ गया आपका, कॉस ऑफ गामा। डन। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आज की क्लास के खत्म होने पर आप वेक्टर्स का एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये लिख देंगे हम। अब एक बात ध्यान रहे, ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, ये तीनों को ही डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इन्हीं को क्या कहा जाएगा बेटा, इनको डायरेक्शन कोसाइंस और डीसीज कहा जाता है, डीसीज कहा जाता है। अब देखो जरा, अब यहां से आगे की बात करनी शुरू कर। अब आप मुझे बताइए कि ए एक्स की वैल्यू को हम कैसे लिख पाएंगे, वो देखते हैं अगले पेज। सर हम ए एक्स को तो क्या लिख पाए, ए एक्स कैन बी रिटन एज, आप देखिए अभी आपने किया था लास्ट स्लाइड में, ए एक्स इज ए कॉस अल्फा, ए वाई इज ए कॉस बीटा, इन सबको देख लो आप जरा। तो अब मैं क्या कहता हूं, इनको स्क्वायर कर दो, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, ए जेड स्क्वायर, आप साथ साथ लिखकर देखते रहे, कॉस स्क्वायर गामा। मैं कहता हूं इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप। जब बेटा आप इनको ऐड करेंगे तो यहां से आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, ये आ गया आपका एक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। आप देखिए कि ये तो खुद अपने आप में स्क्वायर है, अभी हमने किया, ये तो खुद अपने आप में क्या बेटा, इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ गया। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा
प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ रिजल्ट है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1 और यूनिटी। कई बार इसको साइन की फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है बेटा, साइन की फॉर्मेट में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इधर 3 रह गया उधर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। साइन के फॉर्म में अगर ये रिजल्ट आए तो इसका सम स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज 1। लेकिन अगर साइन का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपका क्या आएगा बेटा, वो रिजल्ट आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, वो 2 के इक्वल आ जाएगा। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान रखना बेटा कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा। कोई भी वेक्टर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्चुअल में वही वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। कोई वेक्टर अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना बेटा, तो वो वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आगे देख। नाउ द मल्टीप्लीकेशन of a vector by a scalar number किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं किसी स्केलर नंबर से, तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो स्केलर नंबर है, ये जो स्केलर नंबर है, मान लो कि ये स्केलर नंबर लैम्डा है। क्या है बेटा, ये स्केलर नंबर लैम्डा है। ये स्केलर नंबर लैम्डा या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है, या तो बेटा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। और मान लिया जिस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना था वो वेक्टर ए है आपका, वो वेक्टर क्या है, ए। अब आपने उस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, लेमडा ए। ये वाला जिसको मल्टीप्लाई करना था वो बन गया माइनस ऑफ लेमडा ए। इन दोनों केसेस के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो तो लेमडा टाइम्स बन जाता है, वो तो क्या बन जाता है, लेमडा टाइम्स बन जाता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, मैग्नीट्यूड बिकम्स लेमडा टाइम्स, वो तो लेमडा टाइम्स हो। लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव है, डायरेक्शन वही रही जो पहले थी, और यहां डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई बेटा। डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। जो वेक्टर ए की जो डायरेक्शन थी वही रहेगी, लेकिन क्योंकि माइनस आ गया, अभी माइनस अगर आ गया बेटा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड, डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड, डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। रिवर्स कह दे आप, या आप उसको क्या कह दें कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया वेक्टर को, अब वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो वेक्टर्स का वेक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एक तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, और दूसरा आपका स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा बेटा, उसको मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट के साथ है बेटा।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का जो एक और नाम है बेटा, वो नाम क्या है? वो नाम है स्केलर प्रोडक्ट, वो नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसको कैसे लिखा जाता है? इट इज रिटन एज ए डॉट बी, ए डॉट बी की तरह लिखा जाता है। इसका जो रिजल्टेंट आता है दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आता है। और ए डॉट बी को बेटा कैसे लिखा जाता है? ए डॉट बी इज रिटन एज ए बी कॉस थीटा। यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। यानी कि अगर आपका बेटा थीटा, डॉट प्रोडक्ट करना कैसे, आई विल लेट यू नो अभी। अगर थीटा आपका क्या है? अगर थीटा आपका एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है, तो उस केस में आपका जो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी है वो क्या आएगा? वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपका थीटा बेटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, तो उस केस में आपका ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव आ जाएगा बेटा। बहुत 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 इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अगर क्या हो, इफ two vectors, if two vectors are perpendicular, अगर बेटा दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, या ऑर्थोगोनल हो, या ऑर्थोगोनल हो, तो क्या हो गया? इसका मतलब थीटा 90 हो गया, और थीटा 90 हो गया तो कॉस क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। देन ए डॉट बी इज 0। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, ध्यान रहे। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वो 0 होगा। इस डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम दोनों दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल भी तो निकाल सकते हैं। वो एंगल कैसे निकाल सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये ए और बी बेटा वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है। देखो भाई अब आगे की, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा, दोनों सेम होंगे। और मिनिमम कब होगा? जब 180 डिग्री आ जाएगा। अब आप एक बात और देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी आपको गिवन है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। और अब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो। तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बेटा, माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 12 माइनस 4, दिस इज माइनस 8। This is the dot product. This is how we will calculate the dot product. The coefficient of I cap are multiplied, the coefficient of J caps are multiplied, the coefficient of K caps are multiplied, and they together added. कई बार बेटा ऐसा भी हो सकता है कि कोई coefficient हो ही ना, J cap हो ही ना। तो अगर J cap एक में है दूसरे में नहीं है तो ऑब्वियस है दूसरे का coefficient 0 मान करके और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका, ये डॉट प्रोडक्ट। अब इस डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कि सर एक तो ए डॉट बी जो है ना, वो इक्वल होता है किसके? बी डॉट ए के। दूसरी चीज सर, अगर आपने ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर लिख दिया है
तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर बेटा ए डॉट ए करना है आपको, ए डॉट ए डॉट ए इज ऑलवेज ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज ऑलवेज ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर के इक्वल आएगा हमेशा, ए स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा है कि वेक्टर ए डॉट एम टाइम्स वेक्टर ए, तो दिस विल बी इक्वल टू एम टाइम्स ए स्क्वायर, एम टाइम्स ए स्क्वायर। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द डॉट प्रोडक्ट्स। अब बेटा इस डॉट प्रोडक्ट का एक यूज तो एंगल फाइंड आउट करने में, तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होगी। लेकिन उसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक जो कि डॉट प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है वो भी करते हैं, वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। तो भैया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन कैसे होगा, देखिए ये वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर ए है, एंड लेट अस से दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखा है, इसका एक और नाम है बेटा, वो नाम है क्या आपका, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। वेक्टर बी के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होगा। तो बड़ा आपको तो कंपोनेंट करना आता ही है भाई, वेक्टर ए का बी के अलोंग जो ये कंपोनेंट आएगा, ए का इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आ गया सर, वो तो ए कॉस थीटा आ गया, ये आंसर है, ए कॉस थीटा ही इसका क्या है, आंसर है। लेकिन कई बार ये वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो भैया इज इक्वल टू ए कॉस थीटा तो आ गया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, या तो सिंपल हो गया कि ए कॉस थीटा हो गया। एक और क्या कर सकते हैं बेटा हम इसके साथ, कि सर ये जो था ना, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई और बी से ही डिवाइड कर दिया, तो ए बी कॉस थीटा तो क्या बन गया आपका, ध्यान से देखना, सभी फॉर्मेट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, और बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी इज बी कैप, बी कैप। इसका वेक्टर फॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है वेक्टर फॉर्म सर, ये जो आपने लिखा था वेक्टर ए डॉट बी कैप, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग आई थी, इसकी डायरेक्शन बी कैप के अलोंग आई, दैट्स ऑल। या क्या कर सकते हो, मैं यहीं पर लिख देता हूं बेटा अलग से, इसको यहां पर नोट कर देता हूं कि सर इसका कंपोनेंट तो ए कॉस थीटा आया था, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी, बी कैप होगी। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो जब भी कोई प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आएगा, वी विल डू इट लाइक दिस। दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट, दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। The next topic is vector product, वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा नाम है इसका क्या बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं फटाफट देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। लेकिन सर क्रॉस प्रोडक्ट का तो जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट क्या आता है, वो रिजल्टेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो सर आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कौन,
राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल को यूज करने का पहली कंडीशन क्या है? वी मस्ट यूज अवर राइट हैंड। ये तो पहली कंडीशन है। अगर आपने ये कंडीशन यूज नहीं की तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, डायरेक्शन गलत आएगी आपकी बिल्कुल। तो देखो बेटा, अगर मान लिया ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है किसकी? ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या करना होगा? जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ क्या करें आप? कर्ल करें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, नीचे की तरफ आपको फिंगर्स कर्ल कर। ए क्रॉस बी, योर थंब इज गोइंग इनटू द प्लेन। आपका थंब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके इनटू अंदर की तरफ जा रहा है। दो डायरेक्शन की बात करेंगे, एक क्रॉस और एक डॉट। क्रॉस का मतलब नॉर्मल इनवर्ड एंड डॉट इज नॉर्मल आउटवर्ड। ये परपेंडिकुलर वेक्टर आया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन तो देखनी आ गई, लेकिन सर यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे पता लग गई। वो क्या? वो ये सर कि ए क्रॉस बी जो आपको आएगा, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड द प्लेन कंटेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंड द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा एक चीज और सर हाथों हाथ, कि अगर मैं आपसे ये कहूं, क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लीजिए आप वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ, वो क्या आएगा? इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट कर रहा हूं दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ए, वेक्टर ए नहीं, इसको वेक्टर बी लिख दो। वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी, ये क्या होगा सर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके करने की कोशिश कीजिए। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा। आप ये देखिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इसीलिए हम सीख रहे हैं। आप एक बात देखिए बड़े ध्यान से, वेक्टर ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। वेक्टर ए क्रॉस बी जो आएगा, आप ए क्रॉस बी को एक नया वेक्टर की तरह समझने की कोशिश करें कि ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? जीरो। अभी किया था हमने, जीरो। A cross B is a vector which is perpendicular to A as well as B.
बी के परपेंडिकुलर है, बी के साथ ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, जीरो आंसर आएगा। अगला, ए क्रॉस बी का ए प्लस बी के साथ वेक्टर एडिशन करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में सर, जो वेक्टर ए प्लस बी हो या वेक्टर ए माइनस बी हो, इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, तो दोस्तों इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। यानी कि सर ए क्रॉस बी अब भी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा, ये ध्यान रहे चारों केस। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन ध्यान रहे ए क्रॉस बी, आप देखिए अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपने किया था बेटा, ये थीटा एंगल, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, द डायरेक्शन इज गोइंग इनटू द प्लेन। अब बी क्रॉस ए करिए, बी क्रॉस ए इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यानी कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। और चीज सर, ए क्रॉस बी जो है ना, वो इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। और बात सर, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री और पाई आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का जो एंगल रहेगा, वो एंगल बेटा कितना रहेगा, वो 180 डिग्री रहेगा, पाई रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगी। सर एक चीज और, अगर क्या हो, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर हो गई, थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स या तो सर पैरेलल हैं, वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं या क्या है, एंटी पैरेलल हैं। इन बोथ के साइन की वैल्यू तो 0 होने वाली है। यानी कि सर इन दैट केस जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो सर यहां से बड़ा अच्छा अच्छी चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं, वो क्या, कि ए क्रॉस ए इज 0, ए डॉट ए तो ए स्क्वायर था, बट ए क्रॉस ए इज 0। सिमिलरली अगर आप यूनिट वेक्टर्स का आई क्रॉस आई करेंगे 0 मिलेगा, जे क्रॉस जे करेंगे 0 मिलेगा, के क्रॉस के करेंगे ये भी 0 मिलेगा बच्चों, ये भी 0 मिलेगा आपको। डन? अरे क्लियर है क्या, पानी वानी पीना है क्या? देखो आगे कि सर अब ये क्रॉस प्रोडक्ट किया कैसे जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड लेट अस से वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, and we have to find the value of a cross b
जब भी बेटा आपको ये कहा जाए कि आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। देखो तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करें, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करें? तो बेटा बड़ा सिंपल सा काम है, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट। देखो, आप यहां आई कैप लिखें, यहां जे कैप लिखें और यहां के कैप लिखें, ऐसे करें। देखो बेटा, आप देखिए कि पहले तो ए क्रॉस बी लिखा, तो पहले वेक्टर ए को लिखना है। वेक्टर ए में आप देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट 2 है, फिर -3 है और फिर 1 है। आगे देखिए, वेक्टर बी में देखिए 1 1 और -2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आप। सबसे पहले आपको आई कैप वाला जो रो और जो कॉलम है वो दोनों हाइड कर देने हैं और यहां पर आई कैप लिख दीजिए। अब आप लेफ्ट से राइट की ओर मल्टीप्लाई कीजिए। -3 इंटू -2 इज 6, माइनस का साइन लगा। जैसे कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपने निकाला हो 10th क्लास के अंदर, तो याद हो आपको कि ऐसे तो करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे हम ना, ये इसको इससे -1 इंटू 1 इज 1। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साइन रहेंगे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। तो जे कैप जब आप लिखेंगे तो जे कैप हमेशा माइनस के साथ रहेगा। अब आप देखिए कि जे कैप के रो और कॉलम को जब मैं हाइड करूंगा तो -2 इंटू 2 इज -4, माइनस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस के कैप। सिर्फ जे कैप वाला नेगेटिव आएगा, के कैप वाले को बेटा ये और ये हाइड। 2 इंटू 1 2, माइनस ऑफ 1 इंटू -3, माइनस माइनस +3। जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसकी एप्लीकेशन, जो आपका लेटेस्ट से कि आपका ये वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents adjacent sides of a triangle, adjacent sides of a triangle, तो बेटा in that case then area of triangle, important result, area of triangle is half of mod of a cross b, half of mod of a cross b. In the similar way, if vector a and vector b represents adjacent sides of a parallelogram, अगर वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा इन दैट केस जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा दैट विल बी सिंपली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल। ऑब्वियस है ट्राइंगल का जो भी एरिया आया उससे डबल आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर हो एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है आपको। तो बेटा वो क्या होगा आपका?
वेक्टर ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। और क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है तो पुट ए पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक तो बेटा बाहर की तरफ एक साइड हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, इनटू द प्लेन भी हो सकता है। ये आपका एक यूनिट वेक्टर आ गया जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड थ्योरेटिकल पार्ट में जो लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। यानी कि बेटा अगर क्वेश्चन में क्या हो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, आर कोप्लेनर, क्या कर लेते हैं बेटा, कोप्लेनर। तो भैया वो कैसे पता लगेगा, कुछ नहीं करना, किसी भी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी के दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ 0 अगर आ जाए तो वो वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाए। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, तीसरे वेक्टर के साथ डॉट क्या आ जाए, उसका 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज। तो बेटा वेक्टर्स के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो यही था। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे पढ़ लीजिए इसको। आप एक बार अटेम्प्ट भी करके देखिए इस क्वेश्चन कैसे करें। देखो कह रहे हैं कि व्हेन वेक्टर ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी इट गिव्स ए वेक्टर इक्वल टू दिस। आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो भैया किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, ये समझिए। मान लो कि जो वेक्टर बी आपको चाहिए वो वेक्टर बी आपका क्या है, वो मान लेते हैं एक्स आई कैप। ऐसे ही करेंगे बेटा, कुछ नहीं पता है तो ऐसे ही मान लेंगे। ये वो वेक्टर है जो मुझे पता लगाना है। कह रहा है इस वेक्टर को ए में ऐड करना है, तो भैया ए में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स आई कैप, 3 प्लस वाई जे कैप और 2 प्लस जेड के कैप। और ये किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये 2 जे कैप के इक्वल है बेटा, 2 जे कैप के इक्वल है। तो यानी कि बड़ा सिंपल सा काम हो गया। उस तरफ आई कैप है ही नहीं, तो इस फैक्टर को क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 2 प्लस एक्स जब 0 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई बेटा। सिमिलरली ये भी क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 2 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 प्लस वाई ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। अगेन ये जो है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 प्लस जेड इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ z इज -2। x पता लग गया, y पता लग गया, z पता लग गया, तो मुझे लगता है कि वेक्टर ही पता लग गया। तो जो वेक्टर b था आपका बेटा वो क्या हो जाएगा, -2 आई कैप -j कैप -2 k कैप। और हमसे तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। ये क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूं, अब नीट के पीवाईक्यूज आप खुद करेंगे। मैं जो अभी करवा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ क्या करवा रहा हूं, जेई मेंस के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। आप नीट के पीवाईक्यूज अपने आप करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे हम उसके बाद करेंगे। ये इसका जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आ गया आपका मैग्नीट्यूड, √5 आ गया, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +2 का, √5 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। There are two forces having magnitude A and A/2 are perpendicular to each other. The magnitude of their resultant. बड़ा आसान हो गया भैया। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है बेटा वो क्या होता है, √A² + B², क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, आपको बी का मैग्नीट्यूड पता है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है।
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी कितना आ गया बेटा, ये आपका, ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ, ये आ गया बेटा 2 का 4 4 4 5 ए स्क्वायर बाई 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 5a/2, अंडर रूट ऑफ 5a/2, ऑप्शन डी। ध्यान रखना है कि कहीं ऑप्शन को मार्क करने में गड़बड़ ना कर दें आप। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं जल्दबाजी में मैं कोई और ऑप्शन मार्क ना कर दूं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पढ़ें जरा आप। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज दिस, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताना है। अगेन सिंपल क्वेश्चन वेक्टर रेजोल्यूशन का। कोई एक वेक्टर है, ये मान लिया बेटा ये कोई वेक्टर ए है, कह रहा है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ये बना दो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो भैया इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दो ना। इसको जब रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ए साइन 30 डिग्री, और ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट बनेगा। जल्दबाजी में नहीं कर देना है कि ये ए cos 30 डिग्री और ए साइन 30 डिग्री की, सर तो हमेशा cos लिखते हैं एक्स एक्सिस के लोग। मैंने आपको क्या बताया, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होता है वो वाला कोस कंपोनेंट आता है और दूसरा आपका साइन कंपोनेंट आता है। और ये ए वाई क्या आ गया बेटा आपका, ए कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वही चलना शुरू करें, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। वाई कंपोनेंट दे रखा है, यानी कि सर ए कॉस 30 डिग्री गिवन है मुझे। वो कितना गिवन है आपको, 2√3 गिवन है। लो सर क्या बच गया इस क्वेश्चन में, कॉस 30 डिग्री तो √3/2 होता है सर। तो सर ये √3 ने √3 को कैंसिल कर दिया, ए की वैल्यू 4 आ गई सर। ए की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन हमसे ए की वैल्यू पूछी नहीं है, हमसे तो एक्स कंपोनेंट पूछा है, एक्स कंपोनेंट आ गया। एक्स कंपोनेंट में क्या दिक्कत है, ए साइन 30 इज 1/2, 1/2 तो 2 आ गया, आंसर भी 2 आ गया, 2 ऑप्शन आ गए। मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल बचा है आपके लिए। अब देखो, जो मैं बात की सारे के सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज हैं जेई मेंस के। वेक्टर पी और वेक्टर के ऊपर पेंडिकुलर है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करनी है और डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, एक ही लाइन में आंसर निकालेंगे भैया। आई कैप का आई कैप के साथ 4, 2m का इसके साथ क्या आ गया 4m प्लस m इंटू एम, एम स्क्वायर इज 0। सिंपल। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो भैया ये इक्वेशन सॉल्व करनी है अब आपको। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को बड़े आराम से। आप इस इक्वेशन को बड़े आराम से क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, चाहिए आप माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया। आपसे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ m, ये परपेंडिकुलर थे, वैल्यू ऑफ m बतानी है, तो बी स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो 0 बन गया, m इज इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक है, शायद ऑप्शंस में कुछ हो सकता है, देयर माइट बी सम कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो। आंसर इज -1/2। -1/2 आएगा तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ऐसे कुछ करना है। देखो बेटा, कह रहा है कि वेक्टर ए इज ए क्वांटिटी सच दैट वेक्टर जो मॉड ऑफ ए वो नॉन जीरो है और कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, ए डॉट ए, ए डॉट ए तो बेटा मैंने आपको बताया था, ए डॉट ए तो क्या हो सकता है, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। कह रहा है कि ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए तो देखो हमने लिखा था ए क्रॉस ए 0, मैंने आपको बताया कि जो हमने पढ़ लिया अब उससे बाहर वेक्टर्स में कुछ।
ए क्रॉस ए, गलत हो गया, ए क्रॉस ए 0, ये लो, ये आंसर आ गया, ऑप्शन सी करो, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अरे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है बेटा, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। कह रहे हैं कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके इक्वल हुआ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। यार a माइनस बी तो मुझे पता है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a साइन थीटा बाई 2। अरे बोलो कोई रॉकेट साइंस है क्या, बड़ा आसान सा फंडा, 2a से 2a कैंसिल आउट। तो बेटा अब आप यहां से देख लीजिए आपके पास क्या बन जाएगा। हमसे क्या पूछा है, एंगल बिटवीन पूछा है, तो ये आपका ये उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका बनेगा टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2, इट इज इक्वल टू 1/2, और थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका टेन इनवर्स 1/2, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 1/2, ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 1/2। लेकिन अब आप देखिए कि सर हमने तो एंगल थीटा की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू सारी साइन और कॉस की फॉर्म में गिवन है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर मुझे तो किसकी वैल्यू पता लग गई है, मुझे तो टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू पता है। अब मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से, जब मुझे टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू पता लग गई है, तो अब मैं यहां से एक ट्राइंगल बना करके, ये एंगल आप देखिए थीटा बाई 2 है बेटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 1 अपॉन बेस, बेस कितना है आपका, तो ये कितना आ गया बेटा आपका √5। तो आप देखिए कि साइन की फॉर्म में कैसे निकालें, बजाय कि घबराने के थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहां से देखिए साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिया जाएगा। और कॉस थीटा बाई 2 फाइंड आउट कर लीजिए, कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से अब आप क्या कर लें, इसको सॉल्व करके एंगल फाइंड आउट कर लें यहां से बड़े आराम से। देखो बेटा आगे, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी कोई बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर आर टू सेटिस्फाइंग द रिलेशन, कह रहा है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल है, तो भाई ए डॉट बी तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये ए बी साइन थीटा के इक्वल है। तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से टेन थीटा की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। हमसे क्या पूछा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो भैया मॉड ऑफ ए माइनस बी बेटा, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज 45 डिग्री। ये क्या आ गया बच्चों, मुझे लगता है आप सब बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि ऑप्शन बी आंसर है आपके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ सकती। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टू वेक्टर्स p एंड q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, फिर से आ गया इक्वल मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q, तो p प्लस q का मैग्नीट्यूड जब इक्वल है तो बेटा क्या आएगा बताओ आप मुझे, ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, कहा है कि n टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस क्यू के, तो यार p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा बता सकते हैं आप, वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2, 2a साइन ऑफ थीटा बाई,
ये आ गया आपका। अब आपको क्या बताना है? अब मुझे लगता है कि सिर्फ सॉल्विंग वाला पार्ट बच गया है, आप शायद इसको कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे इसको। देखो, कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो भैया पहले तो आप देखिए कि वेक्टर ए का आपको आंसर कौन से फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा आंसर? सर पहले तो ए डॉट बी, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, और बी कैप से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी डायरेक्शन। ए डॉट बी करो आप, आई कैप का आई कैप के साथ 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1। बी कैप कैसे फाइंड आउट करोगे? बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया बेटा आपका? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर आई कैप प्लस वेक्टर जे कैप। तो ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन ए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया था, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू वाला, आप इसको करेंगे बेटा फिर से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। Two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively are at an angle theta with each other. If the force Q is double, then their resultant also get double than the angle theta. सिंपल कैलकुलेशन का F और 2F का बेटा पहले वाले केस में जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा? मैं लिख देता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये फर्स्ट केस का रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर, 9 प्लस 4 इज 13, 13f स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, और ये कितना आ गया? 3 2 जा 6 2 जा 12, 12f स्क्वायर कॉस थीटा। ये पहली इक्वेशन आ गई। अगला है कि अब कह रहा है कि आपने फोर्स क्यू को डबल कर दिया, तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। रिजल्टेंट डबल होने का मतलब बेटा 2r हो गया उसका स्क्वायर। अब 2f का स्क्वायर दैट इज 4f स्क्वायर, क्यू को डबल किया यानी कि 3f कितना हो गया? 6f हो गया, उसका स्क्वायर 36f स्क्वायर प्लस 2ab, अब वो 6f हो गया है। अभी भी एंगल तो उतना ही रहेगा बेटा, एंगल थोड़ा ना चेंज किया आपने। ये कितना हो गया आपका? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 40f स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 2 जा 24f स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपको इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, इधर से एफ स्क्वायर कॉमन लूंगा वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा, ये बचेगा बेटा 40 प्लस 24 कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करें, आपका कितना आएगा? 40 प्लस 24 कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू 52 प्लस 48 कॉस थीटा। आप देखें जरा, ये इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये आया -24 कॉस थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू 52 और दिस इज 12 कॉस थीटा इज -1/2। और बेटा कॉस थीटा -1/2 है, तो पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एंगल ऑप्टिस होगा। एक ही ऑप्शन है 120 डिग्री, और वैसे मुझे पता भी है कि 120 डिग्री कॉस पर -1/2। कैलकुलेशन जरूर थी लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था आपके पास। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आप देखिए कि ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फिर से आ गया वैसा ही क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लेनर वेक्टर सच दैट। अब आपको एक मैग्नीट्यूड बताना है एक वेक्टर सी का, सी वेक्टर फाइंड आउट करना। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वही फाइंड आउट करना उसका मैग्नीट्यूड। देखो
कैसे करें कि ए डॉट, ये शायद ऑप्शन हो सकता है कुछ गड़बड़ लगे मुझे, ए डॉट सी इक्वल है बी डॉट सी के। तो पहले तो आप एक काम करो भाई, वेक्टर सी जो है ना, तो ऐसे मान ले आप, वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। आपको ए डॉट सी कहा गया है, तो आप ए डॉट सी फाइंड आउट कीजिए पहले। ए का इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी का इसके साथ डॉट क्या आया, 2a माइनस बी, ए डॉट बी ये क्या आया, 2 - 1। तो यहां से क्या इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, अगेन 2a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। आप ऐड कर दीजिए दोनों को, 3a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/3। ए की वैल्यू आ गई, अब मुझे लगता है बी की वैल्यू भी आई जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2/3, 3 - 1, दिस इज 1/3, ये 1/3 आ गया। और अब आपके पास वेक्टर सी आ गया, वेक्टर सी क्या आ गया, 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप। और हमसे तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा, ये आ गया 4/9 प्लस 1/9, ये आ गया आपका √5/3, √5। ऑप्शन कुछ है गड़बड़ है कुछ, आप चेक कर लें, आंसर आएगा आपका √5/3। ये आपका क्या आ गया, इस वेक्टर का, सी वेक्टर जो आपसे पूछा था उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। कह रहे वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय ए स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा टू गेट ए न्यू वेक्टर बी। उस केस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या बने। एक बात ध्यान रखना है, अगर आपने किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया लेकिन वो एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री ना हो, अगर वेक्टर को रोटेट कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है। रोटेट करने पर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है बेटा। वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है, यानी कि वेक्टर को रोटेट करने पर वेक्टर सेम नहीं रहता है। अब क्या कहा कि वेक्टर ए था बेटा, ये तो कोई, अब इसको आपने रोटेट कर दिया कितने एंगल से, स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा। तो अभी भी इसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा बेटा, ए ही रहेगा, इसकी लेंथ तो वही रहेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये नया वेक्टर बन गया वेक्टर बी। अब आपको क्या, अच्छा, अब आप एक बात देखिए कि नया वेक्टर तो बन गया लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम ही है। अरे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। आपको मॉड ऑफ बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो यार मॉड ऑफ बी माइनस ए अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, मुझे फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद है, 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है अभी, क्यों नहीं बचा है आप देख लीजिए, 2a साइन ऑफ, ये एंगल कितना था आपका, डेल्टा थीटा बाई 2। क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, ये अप्रोक्सीमेशन अपने को पता है कि एंगल अगर स्मॉल है तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा थीटा बाई 2। इट इज 2a इंटू डेल्टा थीटा बाई 2। ये क्या आ गया आपका, a डेल्टा थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दिस। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। ये अभी हमने किया था, a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताइए जल्दी से। आप इसमें हल्का सा चेंज करना है बेटा, ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसा दे रखा है ये क्वेश्चन। आपको देखो, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर एंगल कितना है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा।
ये क्वेश्चन वही था सिंपल, कि आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में ही एंगल फाइंड आउट करना था, पाई आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 and their resultant is 12 न्यूटन which is perpendicular to the smaller force। अब आप क्या करेंगे, 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 4 क्वेश्चंस इसी स्लाइड में मैं ऐड कर रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, फिर से परपेंडिकुलर का आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। ये क्वेश्चन आ गया है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट आपको निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। और ये फिर से बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया है। ये जो चारों पांचों क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे, यानी कि आपकी अगली क्लास से पहले जो आपका होमवर्क है, वो होमवर्क क्या होगा बेटा, एक तो जो हमने आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो पढ़ने हैं बड़े अच्छे से, वो लिख करके देखना है। जो हमने क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये जो 4-5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये करने हैं। और आपको वेक्टर्स के ही नीट के पीवाईक्यूज करने हैं, नीट के पीवाईक्यूज आपको करने, ये पार्ट आपको करना है। और आपकी डेली क्लास रहेगी, इसी टाइम पर रहेगी। आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको कनेक्ट कीजिए और ये होमवर्क जरूर करिए अगली क्लास। थैंक यू, वी विल मेट इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में हम काइनेमेटिक्स का रिवीजन करेंगे, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।